नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यूपी पीसीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं 2025 के लिए, तो अपने आप को इस समय अब एक्टिव कर लीजिएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक सेगमेंट है कि यहाँ अब जो एग्ज़ाम है, जैसे आपको ज्ञात है कि एग्ज़ाम कैलेंडर आ ही चुका है। 12 अक्टूबर को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। तो स्टूडेंट कई प्रकार के होते हैं। एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लगातार प्रीलिम्स की तरफ फोकस रहते हैं। एक स्टूडेंट रहते हैं कि मेंस और प्री दोनों को लेके चलते हैं। यानी कुल मिला के दो भागों में अगर देखा जाए तो एक स्टूडेंट वो हैं जो सिर्फ फॉर्म भरने के नाम पर फॉर्म ही भरते हैं। एक स्टूडेंट ये होते हैं जो हमेशा सफल होना चाहते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो पहले मैं बता दूं कि यूपीपीसीएस के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है। अगर आप 25 के लिए डेडिकेट हैं और आपको डेफिनेटली 101% सफलता प्राप्त करनी है, तो आप उस ग्रुप में शामिल जरूर हो जाइए, जो आपके सामने नीचे व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का ग्रुप दे रखा है। आज हम चर्चा करेंगे, जो 25 बजे तैयारी कर रहे हैं, तो 25 की तैयारी करने के लिए आपको खुद अभी इस समय से कौन कौन से इनिशिएटिव करने चाहिए। अब जो तैयारी है वो आपकी किस डायरेक्शन में जाए, तैयारी करने के लिए आपको किन प्रकार की चीज़ों को रेडी करना है, रिसोर्स रेडी करने हैं, और आप अपना शेड्यूल प्लान क्या सेट करें। देखिएगा, अब जो समय बचा हुआ है आपके सामने, अक्टूबर से लेकर फरवरी लगभग एंड की तरफ जा रहा है। तो इस रूप में आप किस प्रकार से अपने आप को रेडी करें, मात्र कुछ समय में समझेंगे कि क्या किस प्रकार के इसकी सिलेबस को कैसे कंपाइल करें, इंटरलिंक करें, स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए, साथ में उसको फॉलो करने के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी क्या हो। उसके साथ साथ आपके पास कुछ ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलम में बुक लिस्ट होनी चाहिए जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और साथ में प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए क्या करें। अगर आप देखेंगे तो यूपीपीएससी के द्वारा जो यूपीपीसीएस का जो एग्जाम डेट है, आप देखें तो यहाँ पर 23वें नंबर पर जाएंगे तो ये प्रारंभिक परीक्षा 2025 की है, और ये 12 अक्टूबर को यहाँ पर एग्जाम हो रहा है। किसी कारणवश अगर आपका एग्जाम 2024 जो आपने दिया था यूपीपीसीएस का, वो सही नहीं हो पा रहा है, यानी आपके नंबर बहुत कम आ पा रहे हैं, या आप असफल हो की तरफ हैं, तो इस रूप में आप निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि 25 की तरफ आप अपने आप को कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो डिस्कशन तो करेंगे करेंगे, क्योंकि सफलताएं देखिएगा जब हमें नहीं मिलती हैं तो असफलताओं से हमें कई बार गुजरना पड़ता है। तो असफलताएं ही कहीं ना कहीं सफलताओं की तरफ डायरेक्शन लेके चलती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी को। कि अगर आप देखेंगे तो डेडिकेट अगर स्टूडेंट हैं, तो आप ये टारगेट लेके चल रहे होंगे कि 12 अक्टूबर है, इस 12 अक्टूबर से पहले पहले मुझे जितना भी एक हॉल सिलेबस होता है उसको कवर करने के साथ हमें रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट भी लगाना है। इट मीन्स मतलब जो जो कमियां आप 2024 में किए थे, या जो फर्स्ट टाइम आप बिगनर दे रहे हैं, तो वहाँ पर हर किसी की स्ट्रेटेजी 25 के लिए बेस्ट होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे यहाँ से 2024 के पेपर को, अगर आपने कुछ लोगों ने दिया होगा, कुछ लोग फर्स्ट टाइम 25 में एनरोल हो रहे होंगे, तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि लास्ट ईयर के पेपर को जरूर देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप 25 के एक सिनेरियो को उठाकर देखें, तो ये प्रश्न का जो स्ट्रक्चर है अगर आप देखें तो वो डिफरेंट लेवल पे जा रहा था। इवन करंट अफेयर के क्वेश्चन भी लगभग 4 से 5 6 साल पुराने भी कहीं ना कहीं इंटरलिंक करके पूछे जा रहे हैं। इवन अगर हम लोग बात करेंगे स्टेटिक पार्ट की भी, तो उसको भी अप्लाइड पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए। यानी जो एक दरिया था यहाँ से यूपीपीसीएस के अंतर्गत, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि फैक्चुअल चीज़ें पूछ लेता है, प्रीलिम्स आसानी हो जाती है। लेकिन इस बार के प्रश्न पत्र में अगर आप देखा होगा आपने, तो बहुत सारे प्रश्न आपको देखो, भारत का तुर्की आक्रमण सफल हुआ, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। अच्छा सोचो, इमेजिन करिएगा, अगर तुर्की जो आक्रमण सफल हुआ है उसके पीछे राजनीतिक एकता का नहीं होना था। अब क्या तुर्की आक्रमण दक्षिण में भी किए गए थे, ऐसा अगर माइंड में नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तो यानी ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे यूपीपीसीएस का, तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये इंटरलिंक करके बनाया गया, जो कंसेप्ट बेस है। देखिएगा, लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह दर्शाती है। अब देखो यहाँ परसेंटेज नहीं दिया गया है, कहाँ पाई जाती है ये नहीं दिया गया, बस आपसे कंसेप्ट पूछ रहा है कि जो लाल मृदा है अधिकांश सबसे अधिक मात्रा में इंडिया में यही पाई जाती है। अगर इसको देखेंगे, लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण और पूर्व और उत्तर दिशाओं में घेरे हुए है, इसका मतलब इसने एरिया डिफाइन कर दिया गया। अब दक्षिण पूर्व डिफाइन ये नहीं किया राज्य, फैक्चुअल नहीं पूछा है, कंसेप्ट पूछा है। देखिएगा, अब लाल मृदा बनती कैसे है, काली मृदा कैसे बनती है, उसमें कौन कौन सी पैदावार हो सकती है, ये कंसेप्ट रेडी नहीं होगा तो आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि क्या चीजें कैसे हो सकती हैं। यही नहीं, अगर आप देखेंगे करंट अफेयर को भी, तो क्या पूछा गया, कालक्रम पूछा गया, क्रोनोलॉजी सिस्टम पूछा गया, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। यानी ये योजनाएं लगभग 2014 से लेकर अब तक चलाई गई हैं, उनके बीच का डाटा है। अब क्या करा है, अगर आप यहाँ पर फैक्ट नहीं है, कभी सोचो कि सर तारीख याद होना चाहिए, ये कंसेप्ट है। कौन कौन सी योजनाओं को कब कैसे चलाया गया है, ये कंसेप्ट देख लीजिएगा, कैसे करना बताऊंगा। साथ में अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति क्या है, प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, यानी आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन डायरेक्टली लॉजिकल है। अगर यहाँ देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे की गई, इंडियन नेशनल एसोसिएशन है इंडियन, तो यानी जो क्रोनोलॉजिकल सिस्टम है, आप तीनों क्वेश्चनों को अगर दिखा देखें यहाँ पे मिला के, तो आप ये देख पा रहे होंगे इस बार का प्रश्न पत्र बिल्कुल
कंसेप्ट बेस्ड था। इट मीन्स मतलब कह सकते हैं कि 150 प्रश्न जो यूपी पीसीएस में पूछे गए थे, उन 150 प्रश्नों में से ही मान के चलो लगभग 70-80 प्रश्न का जो एक डाटा है वो कंसेप्ट बेस्ड है। देखिएगा, करंट अफेयर हो चाहे स्टैटिक पार्ट हो, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बन जाती है कि सबसे पहला, अगर आप इस बार तैयारी करना स्टार्टिंग कर चुके तो अपनी तैयारी को 3 भागों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 3 भागों को ये मान के चलो कि जो रिमेनिंग टाइम है, इस रिमेनिंग टाइम में 7-8 मंथ जो बचा हुआ है, इसमें आपको डेडिकेटेड स्टूडेंट की तरह तैयारी करनी है। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर वही हाल होगा जो इस बार 24 के बाद आपको देखने को मिल रहा होगा। इस रूप में देखा जाए, सबसे पहला कड़ी ये है कि आप सबसे पहले उस एरिया पे कमांड करें जिस एरिया पे बहुत ज़्यादा हम लोग इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि सर हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्या हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? ये प्रश्न ही गंभीर है। इस प्रश्न का ये प्रश्न ही नहीं है। पहली बात तो भाई एक बात बताइएगा, आप यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में अगर अंतर देखेंगे तो लगभग पैटर्न तो एक है, बस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करने का तरीका अलग हो सकता है। आप सोचो, जरूरी थोड़ी है कि अगर पैटर्न एक है तो कभी भी अपने आप को अप डाउन कर लेगा। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहली जरूरत है कि आपके सिलेबस में पकड़ होना। अगर आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में वो कौन से टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में आते हैं, वो कौन से टॉपिक हैं जो मेंस में भूमिका में आते हैं। जीएस 2 में अगर आप जाएंगे, जीएस 2 को पॉलिटी के सापेक्ष में इंटरलिंक नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप अभी भी सिलेबस को नहीं पहचान पाए हैं। तो पहली कमांड है आपको सिलेबस पे कमांड होना। दूसरा, बहुत सारे बच्चों को तो पैटर्न ही नहीं पता है, तो पैटर्न के साथ साथ आपको पीवाई को देखना पड़ेगा कि पीवाई को, अगर यूपीपीसीएस की तरफ जाते हैं तो लगभग 20-25% क्वेश्चन ऐसे होते हैं डायरेक्टली पीवाईक्यू से इंटरलिंक होते हैं या डायरेक्टली पीवाईक्यू आ जाते हैं। तो यानी आप ये सोचो कि कम से कम आपको 100% तैयारी में से 25% तैयारी वो भी पूर्ण करनी है जो सबके पास होती है, यानी पीवाईक्यू रेडी कर रहे हैं डिटेल एनालिसिस के सापेक्ष में, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और साथ में पॉइंट वाइज देखेगा। अगले बात, बहुत सारी एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे क्लास नंबर 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी यूपीएससी पीसीएस या किसी एग्जाम के लिए नहीं बनी है, बट उसमें से एग्जाम ओरिएंटेड क्या निकालना होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इट मीन्स मतलब अगर कम से कम आपको अगर पॉलिटी का अगर बेसिक पता है तो 11-12 की एनसीईआरटी ये मान के पढ़ना चाहिए, जिस तरीके से हर धर्म के लोग अपने अपने ग्रंथों को मानते हैं, गीता को, बाइबिल को, कुरान को, इसी तरीके से 11-12 की एनसीईआरटी आप अपना, अगर स्टूडेंट है तो आपका अपना एक धर्म है कि आपको भी एनसीईआरटी कम से कम 11-12 की पढ़ना चाहिए। चलो, अगर बात करते हैं जैसे अगर ये रेडी कर पाएंगे तो उसके बाद आपका आता है कि यहाँ पर जो आपने बेसिक पढ़ा है, एनसीईआरटी 2009 में, 2006 में, 90 में प्रिंट हुई है, इस रूप में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो लेटेस्ट डाटा, जैसे इकोनॉमिक एनसीईआरटी आप लोग पढ़ रहे हैं, आपने उसको इकोनॉमी में कुछ भी आप लिबरलाइजेशन पढ़ लिया, आपने उदारीकरण पढ़ लिया है या कोई भी आप विश्वीकरण आपने पढ़ लिया है, बट प्रेजेंट में उसके क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, प्रेजेंट में क्या उसके इंडेक्सेस हैं देखिएगा, प्रेजेंट में क्या उसकी रिपोर्ट डाटा है देखिएगा, उसको डायनेमिक रूप में ले आना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप कोई ऑथेंटिक सोर्स के रूप में बुक्स जरूर फॉलो करिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी कमी रहती है विद्यार्थियों की कि वो सेल्फ नोट्स नहीं, अपने खुद के नोट्स नहीं बनाता है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में, या मैं कह सकता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ध्यान रखना, वो अपना डाटा इकट्ठा करता रहता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आप जाएंगे और एग्जाम में आप जाएंगे तो आपका दिमाग जाएगा उस 3 घंटे में। जब प्रश्न पत्र लिखना होगा आपको मेंस में जाके, तो वहां पर आपका दिमाग काम करेगा, आपके नोट्स काम करेंगे, आपका थॉट्स काम करेंगे, आपका विचार काम करेंगे। इसलिए खुद के नोट्स कंसाइज वे में जरूर होने चाहिए, नहीं तो आदमी जो टॉपर बने उनके नोट्स लेके सब लोग टॉपर क्यों नहीं बन जाते? इसकी वजह क्या है? कि इसकी वजह यही है कि खुद के नोट्स होने से आप वो चीज़ डिफाइन कर पाते हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं हमें पूछी जाती हैं। अगला है इंटरलिंक कैपेबिलिटी। आज की अगर ट्रेडिशनल रूप में अगर देखा जाए यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है वो डिफरेंट वे में जा रहा है। इट मीन्स मतलब कहा जा सकता है कि जैसे 2 क्वेश्चन आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे, एक पॉइंट उसने स्टैटिक पार्ट से डालने का प्रयास करेगा, एक पॉइंट उसको डायनेमिक पार्ट डालने का प्रयास करेगा। अब आपको पता है कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है, बट लेटेस्ट में 1 साल में कॉलेजियम पर कैसे ऐसे जजमेंट दिए गए हैं या कॉलेजियम में कितनी एक प्रकार से चर्चा की गई है वो आपको नहीं पता होगा। इट मीन्स आप क्वेश्चन को करने में 50% तो परिपूर्ण होंगे, 50% अपरिपूर्ण होंगे। इट मीन्स मतलब आपको ये चीज़ें इंटरलिंक कर पढ़नी है, यानी आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो उसके स्टैटिक डायनेमिक दोनों पार्टों को इंटरलिंक करते हुए पढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी आप सफलता दिला पाएंगे। और ये इसे ही कह सकते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना। स्मार्ट वर्क का इन द सेंस कहेंगे कि उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना। अब आप खाना खाने बैठेंगे, ये तो नहीं है कि साहब आपने एक बार रोटी खा ली, एक बार सब्जी खा ली, एक बार चटनी खा ली, एक बार ये काम तो नहीं करेंगे ना। जब उसका मिक्सअप करते हैं तो इसका मतलब आपने रोटी को तोड़ा, सब्जी में मिलाया, खाया, फिर अचार, सलाद, जो भी चीज़ें हैं उससे इंटरेस्ट आ गया। ऐसे ही जब किसी प्रश्न में इन चीज़ों को इकट्ठा करके पढ़ते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी आता है और एग्जाम भी हमारा क्या होता है, सफल हो जाता है। इट मीन्स लास्ट में बहुत सारे बच्चे गलती यही करते हैं कि सर मेंस को आराम से बाद में कर लेंगे, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मेंस के बीच में 2 महीने का भी गैप नहीं मिलता है, यानी प्रीलिम्स से लेकर मेंस में 2.5-3 महीने का गैप आप मान सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। उस 2.5 महीने में जो आप 6 पेपर मेंस के हैं, एसए का पेपर है और हिंदी का पेपर है, इन 8 पेपरों को कर पाए रेडी, ऐसा है। और सिर्फ 2 पेपरों के लिए आपने 8-10 महीने लगा दिए गए। यानी मेरा मानना यह है कि लगभग आपका
जो मेंस का एरिया है वो प्रीलिम्स से रेडी पहले होना चाहिए। इट मीन्स मतलब जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप मेंस में सिर्फ वो टाइम जो मिलेगा वो रिवीजन करेंगे। और ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स कोई एग्जाम नहीं होता है, छटनी एग्जाम है। मेंस का छोटा सा हिस्सा निकाल कर प्रीलिम्स में पूछा गया है, उसी को जितना अच्छा आपका मेंस होगा उतना एक प्रकार से कह सकते हैं आपका प्रीलिम्स होगा। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। और लास्ट जब आप इन सब चीज़ों को रेडी कर लेंगे तो फिर आता है उसको एक प्रकार से छानना। जिस प्रकार से आप जब भी कोई ट्रायल कर रहे होते हैं तो चीज़ों को मल्टीपल टाइम ट्राई करके देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई हीरो मूवी बना रहा है तो जरूरी तो नहीं है कि एक बार एक्शन में सारी चीज़ें सही हो जाएं। हो सकता है जब आपका अनुभव हो जाएगा, बट उसको मल्टीपल ट्राई करना होता है। इट मीन्स मतलब आपने अभी तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन कितने अच्छे से किया है, उस पे प्रैक्टिस कितने अच्छे से करी है, उस पे कितने अच्छे से टेस्ट लगाए गए हैं। वो जो एरिया है, जो कोर एरिया, कोर इन द सेंस हर किसी सिलेबस में 20% एरिया ऐसा होता है जहाँ पर 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस रूप में वो 20% एरिया के आपके पास अपने खुद के नोट्स है नहीं है, उन पे कितनी बार रिविजन कर चुके हैं, 4 से 5 बार। ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। तो ये 3 पिलर पर अगर आप पीसीएस में तैयारी नहीं करेंगे तो ये मान के चलें कि 25 तुम्हारी बाहों में नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं कैसे करना है। अगर हाँ, आपको लगता है कि यहाँ पर यूपी पीसीएस के लिए हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हुए हैं, इस प्रोग्राम में लगातार अभी चल रहा है और ये एक ही हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अगर आप अभी तक इसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको कहीं ना कहीं बेहतर डायरेक्शन, बेहतर रूटीन के साथ साथ फॉलो करने के लिए, डेली बेसिस पर अपने आप टारगेट को सेट करने के लिए एक आपको मेंटर की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होती है। इसके लिए क्या करें, हम आपके पास ए टू जेड सोल्यूशन का मतलब, अगर आप 25 दे रहे हैं तो आपके लिए ए टू जेड सोल्यूशन का मतलब है कि टारगेट 2025 के लिए प्री और मेंस का कंप्लीट प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं जहां पर चल रहा है कंप्रीहेंसिव तैयारी। यानी इट मीन्स मतलब आप प्री और मेंस का सिलेबस, चाहे जो भी सिलेबस होता है वो सारी चीजें यहाँ होंगी। आपके पास नोट्स दो फॉर्म में मिलेंगे, एक क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है और उसके बाद उस सब्जेक्ट का कंसाइज वे में नोट्स आपको मिल जाएगा। साथ में मेंटरशिप, डाउट सेशन, यानी करंट अफेयर, सी सेट, यानी एवरीथिंग इज हियर। देखिएगा यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है, यानी ए टू जेड सोल्यूशन है। अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है तो एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर आज ही जाएं। ये बैच रनिंग में है, आप जो क्लासेस एक प्रकार से कह सकते हैं चल रही हैं, सारी लाइव क्लास मिलेंगी। उस लाइव क्लास को 1.5 साल तक आपको मल्टीपल टाइम देखने का आपको एक्सेस मिल रहा है। ये आपको यहाँ पर जाना है, जैसे ही आप एंट्री करेंगे परचेज कोर्स में जाएं। जैसे ही एंट्री करेंगे तो यूपीपीसीएस का ये रहा फाउंडेशन कोर्स, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 3,000 में इस समय डिस्काउंट दे रहे हैं आज, और एक्स्ट्रा हम लोग इसमें इसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यानी अपनी यूपीपीसीएस 25 की तैयारी मात्र 3,000 में कंप्लीट ए टू जेड तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो ये आखिरी मौका आपके लिए है, क्योंकि फिर इसके बाद इस बैच में एडमिशन क्लोज कर दिए जाएंगे। तो आज ही जाके इसको ज्वाइन कर लें। बाकी अन्य किसी दुविधा के लिए 9897540795 पर मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। अगर बात करेंगे यहाँ से, ये एक पैटर्न है देखिएगा। मुझे लगता है कि पैटर्न को समझने में सभी को आसानी होती है कि प्री और मेंस इंटरव्यू होता है, बट ये पैटर्न नहीं है, ये तो चरण है। देखिए स्टेप है, इतने चरणों में एग्जाम कराया जाएगा। आपकी चुनौती क्या है, प्रॉब्लम्स में ये जो एरिया है जीएस का, यहाँ पर कितने क्वेश्चन आएंगे, आई थिंक मुझे लगता है कि सभी लोग जानते हैं। यहाँ 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखो चुनौती क्या है, ये जो एरिया है पॉलिटिकल, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंटल, यूपी स्पेशल साइंसेज, करंट अफेयर, ये लगभग 7 से 8 भागों में बांटा गया है। यहाँ अलग अलग तरह के प्रश्न, यानी 15-20 प्रश्न पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, अलग अलग तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। टारगेट क्या है, आपका टारगेट है किसी भी स्थिति में आपके पास यहाँ पर लास्ट ईयर की 5, 6, 7, 10 साल की अगर हम लोग कट ऑफ उठा के देख लें तो ये हम कह सकते हैं कि कभी भी 100 क्वेश्चन से ऊपर नहीं गई है। तो आपका टारगेट क्या है कि सर 100 क्वेश्चन से बिलो ही कट ऑफ जाती है सही करने पर, तो आपका टारगेट भी होना चाहिए कि मुझे इस 150 में से लगभग 90-100 के बीच में कट ऑफ रहता है। हम ये मान लेते हैं कि आपको 100 पे सीओटी हो जाती है, आप 100 क्वेश्चन सही करने की भूमिका में, हालांकि यहाँ तक पहुंचना टिपिकल टास्क है, लेकिन फिर भी हम एक टारगेट तो लेके चलेंगे ना। ये तो है नहीं कि टारगेट आप 90 रख लो तो 80 आएंगे, 80 रखेंगे 70 आएंगे। तो टारगेट को हमेशा हाई रखना होता है। तो आपका टारगेट क्या है कि हम 100 क्वेश्चन सही करने की भूमिका में आना है। फिर दूसरा पॉइंट जो एरिया 100 क्वेश्चनों का, यहाँ मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये एक एरिया दिया गया था। जैसे आप हिंदी के 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है, मैथ्स के 10-15 क्वेश्चन है, इंग्लिश के भी लगभग 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इट मतलब ये जो एरिया है, यहाँ पे आपको 33% क्वेश्चन सही करने होते हैं। अगर कहा जाए 33 क्वेश्चन सही करने, अब ये तो है नहीं कि आप जाएंगे एग्जाम में 33 सही करके भगे चले जाएंगे। आपका टारगेट है लगभग 50 क्वेश्चन सही करने के ऊपर होने चाहिए। इस रूप में मैथ्स को कैसे रेडी करना है, तो यानी ये आपका एक प्लान होना चाहिए। बात करेंगे
जैसे ही आप इसको क्वालिफाई करेंगे तब आप मेंस में एंट्री करेंगे। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि लिए इस बार जो बच्चे हैं लगभग 5,76,000 बच्चे फॉर्म भरे थे। अगली बार 6-7 लाख ही हो सकते हैं, मेरा मानना है ये। तो ऐसी गतिविधि में आप देखेंगे इस बार का जो रेशियो है 42% बच्चे पार्टिसिपेट किए थे प्रीलिम्स में। ये बच्चे जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास मेंस से आपको गुजरना पड़ता है। मेंस में यहाँ दो एक एरिया से प्रश्न पत्र होते हैं। एक एरिया क्या है, जीएस का, जहाँ पर आपके 6 पेपर होते हैं। देखिएगा, एक प्रत्येक जो पेपर है वो 200 नंबर का है। ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास 1200 नंबर का जीएस होता है। सेकंड नंबर आपके पास हिंदी है, हिंदी 150 नंबर का है, और ये ऐसे भी 150 नंबर का है। ये 300 नंबर का एक एरिया। कुल मिला के अगर हम लोग देखेंगे तो 1500 नंबर का आपका ये मेंस का एक एरिया। चुनौती ये नहीं है, यहाँ पर सारे जितने भी प्रश्न होते हैं सारे रिटन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है या सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव ये फॉर्मेट है, ये सब्जेक्टिव है। यहाँ पे प्रश्नों का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है दो तरह का होता है। एक 8 मार्क्स में होते हैं, एक 12 मार्क्स में होते हैं। जो 8 मार्क्स में है आपको उसको 125 वर्डों में लिखना है। जो 212 मार्क्स में है आपको 200 वर्डों में लिखना है। इसका मतलब प्रश्नों का फॉर्मेट अलग अलग है। यानी आप समझ सकते हैं कि 10 प्रश्न ये आएंगे, 10 प्रश्न ये आएंगे। जीएस वन में 20 प्रश्न आएंगे। इस 20 प्रश्नों को दो भागों में कन्वर्ट करना है। अब चुनौती ये, जैसे जीएस वन में आपके पास ये ज्योग्राफी का पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है, हिस्ट्री का पार्ट है। अगर आपके पास 200 नंबर में से अगर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो ज्योग्राफी का लगभग 60 से 70 नंबर की ज्योग्राफी होती है। सोसाइटी भी लगभग 60 से 70 नंबर के आसपास होती है। हिस्ट्री भी लगभग 60 से 70 नंबर के आसपास होती है। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि अगर सर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 में से लगभग 6-7 क्वेश्चन इस तरीके से बनते हुए चले जाते हैं। अब आपके पास टारगेट क्या है, जैसे आप जीएस वन लेके जाएंगे, देखो तो जीएस वन में सबसे बड़ी चुनौती है कि आप ज्योग्राफी को रेडी कर रहे हो। तो ज्योग्राफी के ओनली 10 टॉपिक हैं, देखिएगा। अब वो 10 टॉपिक कौन कौन से हैं उनको अगर आपने मार्क कर लिया, और प्रीलिम्स में जो ज्योग्राफी का एक एरिया है उसमें लगभग कह सकते हैं कि 25 से लेकर 30 टॉपिक होते हैं। तो आप ये देख पाएंगे 10 टॉपिक वो होंगे जो दोनों में सिमिलर होंगे, दोनों में क्या होंगे, एक होंगे। तो आपका टारगेट क्या हुआ, प्री और मेंस को 20 टॉपिक 25 टॉपिक में से 15 टॉपिक 10 टॉपिक ऐसे हैं जो प्री में भी काम आएंगे, मेंस में भी काम आएंगे। इट मीन्स मतलब आपको अब डीप डेप्थ में जाके उसको इकट्ठा करना। इसी प्रकार से आप सोसाइटी में जाएंगे, सोसाइटी के लगभग 8 टॉपिक हैं। 8 टॉपिक प्रीलिम्स में कोई इतना रोल नहीं रहता है, लेकिन रोल रहता है। जैसे सोसाइटी की कुछ इनिशिएटिव वाली योजनाएं होती हैं, परियोजनाएं होती हैं, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है, देखिएगा। तो आपका टारगेट क्या है कि यहाँ पर कैसे टॉपिक करें, जो 8 टॉपिक हैं रेडी करना। हिस्ट्री में ऐसे इसी प्रकार से आप अगर जीएस 1 2 3 4 5 6 को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो इस रूप में पहले ज्योग्राफी का सिलेबस डिफाइन करें। उस सिलेबस को रेडी कैसे करना है, रिसोर्स डिफाइन करें। रिसोर्स के साथ उसकी प्रैक्टिस कैसे करना, रिवीजन कैसे करना, उसके नोट्स कैसे बनाना, डिफाइन करें। जैसे अगर मैं सोसाइटी की बात करूंगा तो सोसाइटी अपने आप में लगभग एक ऐसा एरिया जो समाज के बारे में आपसे अवगत कराता है। इस रूप में आपके पास क्या है, सोसाइटी की एनसीईआरटी होनी चाहिए। सोसाइटी के लिए एक ऑथेंटिक किताब जैसे राम आहूजा होनी चाहिए। सोसाइटी के 2018 से लेकर 2023 तक जितने प्रश्न आ चुके हैं पीसीएस के मेंस में वो होने चाहिए। साथ में ऐसे और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार 18 से लेकर 19 तक मल्टीपल टाइम रिवाइज हो रहे हैं, वो एक टारगेट होना चाहिए। ऐसा करने से आप एक एक चीज़ों को कंपाइल कर पाएंगे। तो यानी ये जो एरिया है, इसी तरीके से आप पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब रेडी करेंगे। और ये जो 5 और 6 पेपर है ये क्या है, यूपी स्पेशल पेपर है। तो यूपी स्पेशल में भी इसी रूप में, जैसे मान लो यूपी की एग्रीकल्चर है तो यूपी के एग्रीकल्चर को इसी प्रकार से पढ़ो कि जब यूपी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए एग्रीकल्चर से वो भी बन जाए, अगर वो मेंस में क्वेश्चन आए तो वो भी बन जाए। तो आपको इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, राइट। अब बात करते हैं सर यहाँ पर हिंदी और ये। अब रही बात इसके सापेक्ष में अगर हम लोग चर्चा करना स्टार्टिंग करें प्यारे बच्चों, तो आपके सामने टारगेट पूरा प्लान हो रहा होगा। इस टारगेट को आपको 3 भागों में कन्वर्ट करना है। सपोज दैट अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं वो अपना प्लान सेट कर चुके होंगे कि मुझे लगभग जो अक्टूबर है उस अक्टूबर से पहले पहले कम से कम सिलेबस को पूरा पढ़ने के साथ 2 से 3 बार रिवीजन करना है। यानी आपके पास 4 टाइम्स का टारगेट होना चाहिए। इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके पास 12 अक्टूबर डेडलाइन है कि 12 अक्टूबर को प्रीलिम्स का एग्जाम है। अब ये तो है नहीं कि 12 अक्टूबर तक आप प्रीलिम्स ही पढ़ेंगे। आपके पास इस तैयारी को 3 से 4 फेज में कन्वर्ट करना होगा। वो आपकी जैसी मतलब एक रूटीन है उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो मुझे लगता है कि एक फेज नंबर 1 आप कन्वर्ट कर लो, एक फेज नंबर 2 कन्वर्ट कर लो, एक फेज आप नंबर 3 कन्वर्ट कर लो। जैसे ही आप इसे कन्वर्ट कर लोगे तो आप मैं ये कह सकता हूँ कि इस फेस में क्या करें, सबसे पहले जो प्री और मेंस देखिएगा है, जो इंटरलिंक चीज़ें हैं उनको एक साथ पढ़ना स्टार्टिंग करें। जैसे मार्च का, अप्रैल का और मई का, यानी कह सकते हैं आप मान लेते हैं कि 90 दिन आप, यानी कह सकते हैं 3 मंथ आप एक प्रकार से कह सकते हैं उस एरिया पे काम करें प्री और मेंस दोनों में। जैसे प्री और मेंस को साथ में उठा लो, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है। ये 4 पिलर ऐसे हैं जहाँ हर किसी एग्जाम में लगभग 60-70% डाटा आता है। जैसे अगर आप बोलेंगे सर इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, पार्ट ज्योग्राफी का है, गवर्नेंस पार्ट पॉलिटी का है, देखिएगा करंट अफेयर में या किसी अन्य गतिविधि में आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का पार्ट है। यानी कुल मिला के ये 4 पिलर है। इन 4 पिलर को आपको इस 3 महीने में रेडी करना है। यही नहीं,
इसके साथ आपको यहाँ पर मेंस का जो इथिक्स है, सोसाइटी है, जस्टिस है या सिक्योरिटी है, राष्ट्र मैनेजमेंट है, इनमें से कम अगर 4 सब्जेक्ट ये रेडी करोगे तो कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट ये रेडी होने चाहिए। क्यों? अपनी पढ़ाई को आपको कई 4 से 5 चरणों में, स्लॉट में बाँटना पड़ेगा। बताता हूँ उसको भी। आप क्या करेंगे, जैसे ही आप जून और जुलाई में एंट्री मारेंगे, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा करिकुलम में सब्जेक्ट बचे हुए हैं, क्या बचा हुआ? एनवायरनमेंट और इकोलॉजी या फिर साइंस या इसके अलावा बाकी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो यानी क्या करेंगे आप, जैसे ये एंट्री इधर आ जाएगी जून जुलाई में, तो आप जो प्री मेंस में ये चीज़ें आएंगी, तो आप इसको तो पढ़ेंगे साथ में। जो आपका यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हुए हैं, उसको रिवीजन पे डाल देंगे। 2 महीने का मतलब है कि आपके 60 दिन। 60 दिन में टारगेट सेट कर लो कि मुझे 10 दिन में पॉलिटी रिवीजन करना है, 10 दिन में इकोनॉमी रिवीजन करना है, 10 से 15-20 दिन में हमारे पास हिस्ट्री रिवीजन करना है। इससे क्या हो जाएगा, 60 दिन में रिवीजन हो जाएगा और साथ में 2 टॉपिक भी रेडी हो जाएंगे, 2 सब्जेक्ट भी। उसके साथ-साथ जो मेंस में रिमेनिंग सब्जेक्ट, मान लो यहाँ पर आपके पास 4 सब्जेक्ट रेडी हुए हैं, तो अभी डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी या इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम में गवर्नेंस का पार्ट है, ये जो रेडी नहीं हो पाया उसको आप यहाँ रेडी कर लो। तो जून जुलाई तक क्या करा आपने कि प्री चल रहा है, प्री रुका नहीं है, देख लीजिएगा, प्री यहाँ पर भी चल रहा है, प्री यहाँ पर भी चल रहा है, और साथ में हमने क्या किया, मेंस को भी लेके चलना स्टार्टिंग कर लिया। ये जब जितना करेंगे तो अब आप आते हैं फेज 3 में। जैसे ही आप फेज 3 में आएंगे, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, ओनली प्रीलिम डेडिकेट हो जाइएगा। प्रीलिम्स का मतलब 3 मंथ इनफ है लास्ट टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि अभी आप तैयारी प्रीलिम्स की यहाँ भी कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे थे। ऐसा नहीं कि यहाँ मेंस की तैयारी कर रहे थे, यहाँ प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे थे। इट मीन्स मतलब आप देखो, ओनली प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर। अब आपने क्या किया, जो आपने यहाँ कंपाइल किया गया, जो यहाँ कंपाइल किया गया, इस 3 मंथ में उसका एक कोर सिलेबस का नोट्स आपने बनाए होंगे, उसको कम से कम 3 से 4 रिवीजन कर लीजिएगा। लास्ट के 15-20 सालों के एक एक टॉपिक को निखारते हुए क्वेश्चनों को एनालाइज कर लीजिएगा। पूर्वावलोकन यहाँ काम करना है आपको, पूर्वावलोकन यहाँ से नहीं पढ़ना, पूर्वावलोकन को यहाँ से पढ़ना है। तो यहाँ पर आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, मल्टीपल एक्स्ट्रा करिकुलम में जो कोर एरिया है उसके एक प्रकार से फ्रेमिंग करेंगे। इतना करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि 100% आप लोग यहाँ पर प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करोगे और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी निकल के आ जाएगी कि हाँ डेफिनेटली इस बार 2025 में आपका एसडीएम बनना, डिप्टी एसपी बनना कंफर्म है। 2025 में भी 2024 के आधार पर ही वैकेंसी देखने को मिलेंगी, लगभग सिमिलर वैकेंसी रहेंगी, इतनी वैकेंसी रहेंगी, तो अच्छा मौका है 25 वाले बच्चों के लिए। अब बात आती है सर यहाँ पर, आपका टारगेट क्या है? डेली टारगेट। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से, आपको लगता है कि मुझे 2025 डेफिनेटली क्रैक करना है, तो इसको आपको 8 से 10 घंटे डेली बेसिस पर आपको देने पड़ेंगे। आप किसी वर्किंग में है, नॉन वर्किंग है, या स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी आपने ज्वाइन कर रखा है, सेकेंडरी ऑप्शन है देखिएगा, बट आपको अपनी पढ़ाई को 4 से 5 भागों में बांटना पड़ेगा। आप डेली टारगेट आप जो भी करते हो सेकेंडरी ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पर हर विद्यार्थी एक सिमिलर वे में जाता है। आप जॉब वाले भी जाएंगे, बिना जॉब वाले भी जाएंगे। एक विद्यार्थी ये जो फुल टाइम पढ़ रहा है, एक विद्यार्थी क्या है पार्ट टाइम पढ़ रहा है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है अपने टाइमिंग को। यहाँ पर 5 स्लॉट बांट लो। पहला स्लॉट क्या है, एक सब्जेक्ट उठा लो, मान लो कोई भी हो सकता है, उसको उठाओ। सब स्लॉट नंबर 2 में सेकंड सब्जेक्ट उठा लो, यानी आप ये अपने अनुकूल, आप लगता है कि सुबह को पढ़ना चाहो सुबह को पढ़ लो, शाम को पढ़ना चाहो शाम को पढ़ लो, लेकिन आपको 2 सब्जेक्ट डेली बेसिस पर लगभग 2 से ढाई घंटे, 2 से ढाई घंटे, 1.5 से 2 ढाई घंटे के बीच पढ़ना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आप कम से कम 2 सब्जेक्ट को आराम से आप 15 से 20-25 दिन में कवर कर पाएंगे। इसी रूप में स्लॉट नंबर 3 में जाएंगे, तो ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया लगातार बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसको आराम से कर लेंगे लास्ट टाइम में। आपको डेली बेसिस पर लगभग आधा 1 घंटा पर डे देना पड़ेगा करंट अफेयर को, और उसके एक नोट्स बनाने पड़ेंगे, कंसाइज वे में चीज़ें इंटरलिंक करनी पड़ेंगी, और उसको एक प्रकार से कह सकते हैं चीज़ों को इंटरलिंक करना पड़ेगा। ये स्लोट और स्लोट नंबर 4 का जो मेन सब्जेक्ट, जैसे 2 सब्जेक्ट हो गए प्री के, 1 से 2 सब्जेक्ट आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप जैसे मान लीजिएगा 15 दिन में पॉलिटी को एंड करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कोई जैसे सोसाइटी है वो भी खत्म हो जाएगा 15 दिन में। तो ऐसा करने से मेंस का एक सब्जेक्ट उठा लीजिएगा। 4 स्लॉट बुक हो गए। स्लॉट नंबर 5 में, यानी ये लास्ट का स्लॉट है, यहाँ पर आप क्या करें, जो आपने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, ये वाली चीज़ें जो पढ़ी हैं, चारों चीज़ें, इनका रिवीजन कर लीजिएगा। इस रिवीजन के साथ साथ में कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट ईयर में इन टॉपिकों से आए, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साथ में ऐसे कितने क्वेश्चन मेंस में हैं, उनको एक प्रकार से आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। आंसर राइटिंग करना जरूरी है, लेकिन फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, और फॉर्मेटिंग करने के साथ उनको देख लो कि इससे और कितने ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इतना डेली बेसिस पे करते हैं अपने रूटीन में, तो ये मान के चलो कि आपका दिमाग, आपका दिन, सब कुछ एक्टिव रहेगा। देखिएगा, अब बात करते हैं सर हमें बुक लिस्ट के बारे में। जैसे पॉलिटी है, देखिए पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्री में भी आएगा और मेंस में भी। जैसे आप मेंस में जाते हैं तो जीएस 2 में लगभग 70-80 नंबर के आसपास की पॉलिटी आती है। तो डिफाइन क्या करना है आपको, बस टॉपिक डिफाइन करना है, उसकी लिस्टिंग में प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो सबसे पहला नीड क्या है, एनसीईआरटी क्लास नंबर 11-12 की, बहुत जरूरी, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ में एक लक्ष्मीकांत किताब आपके पास होनी चाहिए। आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, एक मेरा मानना है कि उसका कंसाइज में नोट्स होंगे आप आपके पास। उसके बाद पूर्वालोकन और मेंस के जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं वो वाले दिखेगा। तो आपने क्या किया, एक सब्जेक्ट को अलग अलग बेसिस पे रेडी करना स्टार्टिंग करा।
एनसीईआरटी से भी, एडवांस से भी, और साथ में रिवीजन प्रैक्टिस के तौर पर रेडी करना स्टार्टिंग करा। ऐसे ही ज्योग्राफी का एनसीईआरटी है जो जीसी लियोन पूर्वावलोकन है। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी थीम एनसीईआरटी 1 2 3 आती है, तीनों को जरूर रेडी करना है। आपके पास स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के कुछ टॉपिक आपको इंटरलिंक करने हैं, कुछ टॉपिक मार्क करने हैं, जो पढ़ना है उनको दिखा दूंगा। ये आपके पास पूर्वावलोकन। इसी प्रकार से इकोनॉमी है, ये इन्वायरमेंट है। अगर बात करें राष्ट्र मैनेजमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इसके लिए आप क्या करें, लास्ट ईयर के 18 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उनको एक बार फ्रेमिंग कर लीजिएगा, यानी उनको देख लीजिएगा। और देखने के बाद अशोक कुमार सिंह की एक किताब आती है, बहुत छोटी किताब है, आप उसको फॉलो कर लो, इससे इसका थीम समझ पाओगे। लेकिन ये जो टॉपिक है दोनों, यहाँ लेटेस्ट की हुई घटनाओं से प्रश्न पूछते हैं। स्टैटिक यहाँ से रेडी हो जाएगा, करंट अफेयर से आप न्यूज को एनालाइज करके उसको इंटरलिंक कर लेंगे। अगर आप बात करेंगे सोसाइटी, सोसाइटी से भी लगभग 70-80 क्वेश्चन जो परसेंट क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्टली एडवांस, यानी कह सकते हैं कि करंट अफेयर के पार्ट से निकल के आते हैं। बट उसकी जो थीम है, आप एनसीईआरटी क्लास नंबर 12 की सोसाइटी की आती है, सामाजिक उसकी आती है, उसको फॉलो कर लें। राम आहूजा को लास्ट के 18 से लेकर 23 तक के प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा। इथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर 200 नंबर में से आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। इसके लिए कोशिश करो कि 18 से लेकर जो 23 तक के पेपर हैं उनसे अगर आप अच्छे से उसकी फ्रेमिंग कर लेते तो लगभग 30 40 50% तैयारी आपकी हो जाएगी। और थोड़ा बेसिक जानने के लिए आप यहाँ क्रॉनिकल लेक्सिकॉन की, अभय कुमार सर की, या फिर विजन आईएएस की एक बुकलेट आती है, उसको फॉलो कर लो। उसके साथ जितने न्यूज़पेपर वगैरह हैं, या कुछ ऐसी कह सकते हैं कि एडिटोरियल वगैरह, उनको जरूर पढ़िएगा, जिससे कि आप यहाँ पर केस स्टडी सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। अगर हम बात करेंगे यहाँ से, देखो सबसे मेजर पार्ट जो है हिंदी का देखेगा, यहाँ पर 150 नंबर पे मेंस में हिंदी आती है, 150 नंबर में आपके पास यहाँ पर ऐसे आते हैं। ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 18 से लेकर 23 तक के जो पेपर हैं उनकी फ्रेमिंग कर लो। इट मीन्स लेटर की फ्रेमिंग कर लो, गद्यांश की फ्रेमिंग कर लो। जो शब्दावली है, देखिए दो भागों में बांट रखा है, एक थियोरटिकल है और एक क्या है, वोकैब है। देखो वोकैब तो आप प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, सी सेट के लिए भी वो वही काम आ जाएगी, बट वहाँ लिखना होता है, उसको समझाने देंगे हम लोग। साथ में थ्योरी, जैसे कुछ कार्यालय आदेश होते हैं, परिपत्र होते हैं, या शासकीय पत्र हैं, अशासकीय पत्र हैं, इनको आपको जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहाँ पर जो गद्यांश होता है उसका सारणी स्वरूप कैसे निकालते हैं, ये सब कैसे निकालते हैं, उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी आपको समझ लेंगे तो आराम से हो जाएगी, ये आराम से इजी पार्ट है। हर बाहरी किताब को फॉलो करके बाकी किसी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। रही बात एसए के लिए, एसए एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर आप 200 नंबर में से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। देखिएगा, सॉरी 150 नंबर में से, तो 150 नंबर का क्या होता है, यहाँ पर ऐसे होता है 3 ऐसे आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर 9 खंड दिए, खंड 3 है लेकिन 9 पार्ट दे रखे हैं, उस 9 पार्ट में से 9 ऐसे आपको दिए जाते हैं, वहाँ पर आपको एक एक ऐसे चूज करके लिखना होता है। इट मीन्स मतलब अगर आप 2018 से लेकर 23 तक के ऐसों को फ्रेमिंग कर लेंगे तो ये देख पाएंगे कि एक ऐसे लगभग डेफिनेटली सेम होता है, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी, 21 में, जो आप खंड नंबर ए का पहला पार्ट है, जैसे साहित्य कह सकते हैं, लिटरेचर है, कल्चर है, भारत इतिहास है, वो बस कनेक्ट करता रहता है। तो यानी आपको करना क्या है, यहाँ पर 18 से लेकर 23 तक फ्रेमिंग कर लेनी है, योजना कुरुक्षेत्र को पर मंथ रेडी करना है, यहाँ से आप कुछ थॉट्स रेडी कर पाएंगे, कुछ विचार रेडी कर पाएंगे। उसके साथ यह न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है इसके लिए भी। और साथ में जो लेटेस्ट 10 से 15-20 ऐसी घटनाएं हैं, जैसे कुंभ इस समय चल रहा है, देखिएगा इससे इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल या बाकी सोशल क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, इनके बारे में आपको एक आइडिया क्रिएट करना होगा। इसी प्रकार से हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, या युवाओं के यूथ को लेकर, या डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी है, इन सब को लेकर कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जो अगर 10 से 15 ऐसे की फ्रेमिंग कर ले, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वो रेडी कर पाएंगे। तो यानी ये यूपी पीसीएस के लिए पूरा आपको क्या करना है, ट्रेंड फॉलो करना है। अब बात आता है सर यहाँ से, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि स्टैटिक पार्ट पर 100% कमांड होगा, और उस कमांड को डायनेमिक के पास इंटरलिंक करना। बहुत सारे बच्चे गलती यही करते हैं, करंट अफेयर को लास्ट में जो आई आंखों वाली आई दृष्टि आती है फॉलो कर लेंगे। वो रिवीजन करने के लिए बहुत मस्ट है, सफिशियंट है, लेकिन आप ये सोचो कि एक साल घटनाओं को रेडी करने के लिए सफिशियंट है, पॉसिबल नहीं है। देखिएगा जैसा कि आपने इस बार देखा भी होगा, इस रूप में कह सकते हैं कि आपको करंट अफेयर डेली रेडी करना पड़ेगा। और डेली रेडी ही नहीं करना है, इंटरलिंक करना है। इंटरलिंक इन द सेंस में कहूंगा तो वहां पर अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं। जैसे मान लीजिए कोई खबर आज इस समय चल रही है आर्टिकल को लेकर, वो आर्टिकल कभी 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर कहीं ना कहीं कुछ और तो न्यूज नहीं आई है, तो उसकी एक इंडेक्स बनाइएगा अपने नोट में, और इंडेक्स में लिखो ये खबर इस पेज पर है। जैसे कोई कल को खबर आए तो उसको वहीं जाकर कुछ जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम में पॉइंट आए हैं वो इंटरलिंक कर लीजिएगा। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, देखिएगा। तो यहाँ पर आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, उसकी रिविजन भी करनी है। इससे क्या हो जाए, करंट अफेयर डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली रेडी करिएगा। और इसके लिए आप क्रॉनिकल की छोटी मैगजीन आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। यानी आप सिंगल मैगजीन, कोई भी मैगजीन, सारी मैगजीन बेस्ट है, सिंगल मैगजीन फॉलो करो, डेली बेसिस करंट अफेयर पढ़ो, और ये सब चीज़ें हम लोग लगातार लेके चल भी रहे हैं। देखिएगा अगर इन सब का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप डायरेक्टली, मैं कह सकता हूँ कि A to Z सॉल्यूशन हम आपको इस प्रोग्राम में डिज़ाइन करके लिए हैं, जहां पर आप इस बैच में ज्वाइन होकर आप डायरेक्टली, मैं कह सकता हूँ कि चाहे
जीएस का पार्ट हो, हिंदी का पार्ट हो, एसए का पार्ट हो, प्री का पार्ट हो, मेंस का पार्ट हो, ए टू जेड आप तैयारी यहाँ कर पाएंगे। तो दोस्तों देरी किस बात की है, आज ही जाइएगा। एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाके आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, ये रहा यूपीपीसीएस का, इसकी 3000 हम लोग फीस कर चुके हैं। डिस्काउंट कोड वहाँ पर लगा हुआ है हिंद 60 के नाम से, आप जाके उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करके आपको यहाँ पर देखा जाए तो ये बेस्ट आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों देरी किस बात की है, आज ही ज्वाइन करें और अपने सपने को पूरा करने के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं डेडिकेटेड स्टूडेंट होते हुए बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ, बेहतर रिसोर्स के साथ रेडी करना स्टार्टिंग करें। और यदि यूपीपीसीएस दे रहे हैं, रिवीजन है, प्रैक्टिस है, हर आदमी कराएगा यूट्यूब पे, हम भी कराएंगे देखिएगा, बट प्रॉपर वे में, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर नोट्स के साथ आपको एक कह सकते हैं प्रोग्राम से जुड़ना जरूरी होता है। नहीं तो ध्यान रखना कभी आज यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इस तरीके से ध्यान रखना, आपका जो एक प्रकाश जाल है वो टाइम वेस्ट आपको कर देगा। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आप खुद से पढ़ना चाहें तो खुद से इन किताबों को लेकर भी पढ़ सकते हैं, बट डेडिकेटेड स्टूडेंट होने के नाते आपको 8 से 10 घंटे अपनी पढ़ाई में देने पड़ेंगे। तो बाकी किसी अन्य दुविधा के लिए मैसेज या कॉल कर सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, लेकिन 2025 के सपने को पूरा करने के लिए आज से ही अपना प्रण निश्चय बना लीजिएगा कि मुझे बेस्ट रास्ते पर चलकर अपनी सफलताएं प्राप्त करनी है। लव यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।